इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस पे। मैं हूं आपके साथ समृद्ध मिश्रा। वक्त हो चला है हमारी खास पेशकश खबर इंडिया वॉइस का। तो शुरुआत करते हैं बुलेटिन की पहली खबर के साथ। सीएम योगी के निर्देश पर आपको बता दें कि एफडीए का बड़ा एक्शन जो है वो देखने को मिला है। बता दें कि कोडिन युक्त कफ सिरप की पैरेलल सप्लाई चेन को ध्वस्त करने को यहाँ पर जो है कहा दिया गया है। इस दौरान 52 जिला में सघन जांच की गई है। वहीं 161 फर्मों पर यहाँ पर एफआईआर के साथ 36 जनपदों में अवैध डाइवर्जन का खुलासा हुआ है। इसी के साथ आपको बता दें कोडिन कफ सिरप का 700 करोड़ से अधिक की संदिग्ध आपूर्ति जांच के घेरे में है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर प्रदेशवासी अभियान जो है वो चलाया गया है। वहीं एनडीपीएस और बीएनएस के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई भी यहाँ पर हुई है। कोडिन कफ सिरप मामले में शाहगंज से समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक का नाम सामने आने के बाद जौनपुर की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने इस प्रकरण में अपने जांच और तेज कर दिए हैं। आपको बता दें, सूत्रों के अनुसार पूर्व विधायक से जुड़े बैंक खातों में हुए संदिग्ध लेन देन ईडी के रडार पर हैं, जिनकी बारीकी से जांच यहां पर की जा रही है। तो बड़ी खबर है जो फिलहाल सामने निकल के आ रही है, जो आपको बता रहे हैं, जहां पर किस तरीके से कोडिन सिरप कफ केस मामले में पूर्व विधायक का नाम यहां पर जो है सामने आ रहा है। आपको बता दें, चर्चा में आने के बाद यहां पर अब जो राजनीति है वो तेज हो गई है। शाहगंज के सपा के पूर्व विधायक पर यहां पर जांच तेज हो गई है। ये खबर फिलहाल सामने निकल के आ रही है। बताया जा रहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से भी मामले को खंगाला जा रहा है और जांच के दौरान कई अहम दस्तावेज भी जुटाए गए हैं। ईडी की टीम जल्द ही पूर्व विधायक को नोटिस भेज सकती है, जिससे उनसे पूछताछ भी की जा सकेगी। इस पूरे घटनाक्रम के सामने आने के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं का दौर तेज हो गया। वहीं आपको बता दें कि विपक्षी दल जहां मामले को कानून व्यवस्था से जोड़कर देख रहे हैं, वहीं समर्थक इसे राजनीतिक साजिश बता रहे हैं। आने वाले दिनों में जांच की दिशा और तेज होने की संभावना जताई जा रही है। कोडिन कफ सिरप केस में पूर्व विधायक का नाम चर्चा में है। इसके बाद आपको बता दें, शाहगंज के सपा के पूर्व विधायक का जांच यहां पर फिलहाल तेज कर दी गई है। बैंक खातों से संबंधित ट्रांजैक्शंस की भी जो है यहां पर चर्चा की जा रही है। खबर भी फिलहाल सामने निकल के आ रही है और आपको बता दें कि ईडी टीम हर तरीके से, हर पहलू से यहां पर गहन जांच करते हुए फिलहाल नजर आ रही है। जौनपुर में राजनीतिक हलचल जो है वो देखने को मिल रही है। तो फिर से आपको बता दें किस तरीके से जौनपुर के शाहगंज क्षेत्र में कोडिन कफ सिरप मामले में सपा के पूर्व विधायक का नाम सामने आने के बाद राजनीतिक हलचल तेज हो गई। सूत्रों के अनुसार आपको बता दें, ईडी की जांच टीम पूर्व विधायक को जल्द नोटिस भेज सकती है। आरोप है कि उनके बैंक खाते से कुछ संदिग्ध खातों में धनराशि ट्रांसफर की गई। फिलहाल ईडी टीम पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है और लेन देन से जुड़े दस्तावेजों को यहां पर खंगाला जा रहा है। तो बड़ी खबर फिलहाल जो सामने निकल के आ रही है, आपको बता रहे हैं कोडिन कफ सिरप मामले से जुड़ी हुई, जहां पर अब जो है पूर्व विधायक का नाम चर्चा का विषय बना हुआ है। तो देखिए किस तरीके से ईडी भेज सकती है पूर्व विधायक को नोटिस। फिलहाल जो है ये खबरें सामने निकल के आ रही है। बैंक खातों से संदिग्ध ट्रांजैक्शंस की भी यहां पर जांच की खबरें फिलहाल सामने निकल के आ रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जो फिलहाल सामने निकल के आ रही है, जहां पर इस खबर के सामने आने के बाद कहीं ना कहीं अब राजनीतिक हलचल जो है वो देखने को मिल रही है और कहीं ना कहीं सियासत जो है वो गरमा गई है। तो जौनपुर में राजनीतिक हलचल का माहौल जो है वो तेज हो चला है और कोडिन कफ सिरप मामले में आखिरकार अब किस तरीके से कार्रवाई हो रही है, अधिक जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता जौनपुर से जो है फोन लाइन पर विवेक कुमार जुड़ चुके हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। विवेक, देखिए यहां पर जो है अब पूर्व सपा के विधायक का नाम जो है सामने निकल के आ रहा है, जिसके बाद अब कहीं ना कहीं राजनीतिक हलचल जो है वो देखने को मिल रही है। बिल्कुल, आपको बता दो, जौनपुर के पूर्व सपा के विधायक शैलेंद्र यादव ललई का नाम सामने आया, तो उसके बाद जो है खुद ललई यादव आज मीडिया कैमरे के सामने आए। उन्होंने कहा कि कोडिन युक्त कफ सिरप को लेकर उनका कोई लेना देना नहीं है, ना ही ईडी उनके परिवार के किसी खाते का जांच की है और ना ही उनका ही जो है खाते की जांच पड़ताल की गई है। उन्होंने निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। उनका कहना यह भी है कि कोडिन कफ सिरप को लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लगातार आवाज उठाया था और ललई यादव का साफ तौर पर कहना है जो भी दोषी हो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि एक समाचार पत्र के खिलाफ उन्होंने लीगल नोटिस भी देने का बात कही है। जी विवेक, देखिए क्योंकि इस पूरे मामले में पूरे प्रदेश में ही जो है छापेमारी लगातार चल रही है, तमाम शहर हों, जिले हों, वहां पर जो है छापेमारी तमाम एजेंसियों की चल रही है। ऐसे में तकरीबन क्योंकि 2000 करोड़ से अधिक का पूरा ये
मामला बताया जा रहा है। ऐसे में ईडी अब यहां पर देखिए पूर्व विधायक को नोटिस जारी कर सकती है और ये बात भी सामने निकल के आ रही है कि देखिए जो बैंक ट्रांजैक्शन है उनके ऊपर भी अब जो है शिकंजा ईडी कसते हुए नजर आ सकती है। और बिल्कुल आपको बता दूं, ईडी की जांच टीम जौनपुर के तमाम अलग अलग स्थानों पर पिछले दिनों पे छापेमारी की थी। अमित सिंह टाटा समेत तमाम आवासों पर जो छापेमारी की थी, कहीं ना कहीं अब ईडी के रडार पर कौन कौन लोग नेता होते हैं, कौन नेता हैं, ये जांच का विषय है। फिलहाल देखने वाली बात होगी ईडी की अगली कार्रवाई क्या होती है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया विवेक का तमाम जानकारी हमारे साथ इस विषय पर साझा करने के लिए। तो देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो है अब राजनीतिक हलचल देखने को मिल रही है जौनपुर के अंदर। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आपको बता दें, चमोली के गौचर में किसान दिवस के अवसर पर राज्य स्तरीय कृषि मेला शुरू हुआ है। प्रदेश के कृषि मंत्री गणेश जोशी, विधायक अनिल नौटियाल कार्यक्रम में मौजूद रहे। वहीं केंद्र कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मेले में पहुंचे। मेले में पहाड़ी उत्पादों के स्टॉल भी लगे गए हैं, साथ ही खेती किसानों के उपकरण भी इसमें मौजूद हैं। यहाँ मैदान में जहाँ पहाड़ की सीढ़ीनुमान खेती दिखेगी, यानी कि टेरेस फार्मिंग देखने को मिलती है, वहीं बागवानी के भी दर्शन यहाँ पर होंगे। एक हिस्से में पहाड़ का पशुपालन, बद्री गाय भी देखेगी। तो वहीं आपको बता दें कि ट्राउस मछली, कीवी उत्पादन सहित कई मॉडल यहां तैयार नजर आएंगे। अभिनंदन को प्रोत्साहन, कृषि अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण तथा डिजिटल तकनीकी के प्रभावी उपयोग द्वारा किसानों को आत्मनिर्भर बनाने का काम बहुत तेजी से किया जा रहा है। और अभी हाल ही में मैं आपको बहुत बधाई देना चाहता हूं कि अभी हाल ही में विकसित भारत जी राम जी जैसी दूरदर्शी योजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका के नए अवसर सृजित करने की दिशा में भी एक क्रांतिकारी पहल की शुरुआत की गई है। इसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। भाइयों बहनों, किसान हमारे अन्नदाता हैं और वो खुश रहेंगे, सुखी रहेंगे तो न केवल उनका कल्याण होगा बल्कि देश का और राज्य का भी कल्याण होगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए केंद्र की सरकार ने हमारे अन्नदाताओं की आय को दुगना करने के लिए निरंतर प्रयास करे हैं। आज देश भर के 11 करोड़ से अधिक किसान भाइयों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की आर्थिक सहायता, आर्थिक प्रोत्साहन, उनका सम्मान किया जा रहा है। और उत्तराखंड के अंदर भी बड़ी संख्या में 9 लाख के लगभग अन्नदाताओं को प्रतिवर्ष ये किसान सम्मान निधि योजना का प्रोत्साहन मिल रहा है, उनका सम्मान हो रहा है। आगरा में बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के लोगों की कथित हत्याओं और महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचारों को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। इसी क्रम में सोमवार को आगरा में राम सेना युवा शक्ति के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया गया है। प्रदर्शन के दौरान संगठन के कार्यकर्ताओं ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री यूनुस खान का पुतला दहन किया है और जमकर नारेबाजी भी की है। राम सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुज शिवहरे ने कहा कि बांग्लादेश में जिस प्रकार से हिंदुओं की हत्याएं और महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है वे बेहद निंदनीय है। देखिए क्या है पूरा मामला, हमारी इस रिपोर्ट। भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्याएं और बलात्कार, आगजनी को लेकर समूचे भारत में विरोध प्रदर्शन देखा जा रहा है। आक्रोश है। तमाम हिंदूवादी संगठन जो है, आगरा की बात करें तो आगरा में भी काफ़ी विरोध प्रदर्शन देखा जा रहा है। आज राष्ट्रीय राम सेना की ओर से जो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री है उनका पुतला जलाया गया है। हमारे साथ लोग मौजूद हैं, क्या कहेंगे, किस तरीके का विरोध रहा? बांग्लादेश में निरंतर हिंदुओं को एक टारगेट करके मारा जा रहा है, ये बड़ा निंदनीय है। और देश के प्रधानमंत्री जी मौन है, गृह मंत्री जी मौन है। ये बड़ा प्रश्न चिन्ह बनता है कि बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री को हिंदुस्तान में संरक्षण दिया गया है देश के प्रधानमंत्री द्वारा। देश के प्रधानमंत्री जी आज तक मौन है। 140 करोड़ जनता देश की सवाल करती है देश के प्रधानमंत्री जी से। लगातार बांग्लादेश में हिंदुओं को टारगेट करके मारा जा रहा है और देश के प्रधानमंत्री जी मौन है। ये बड़ा निंदनीय है कि देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री हिंदू होने के बावजूद भी आज मौन है। मुख्य रूप से क्या मांग है आपके संगठन द्वारा? लगातार हम ये कहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री का नैतिक कर्तव्य बनता है कि उनको इस पे पहल करनी चाहिए और वहाँ के हिंदू भाइयों को और मुस्लिम भाइयों को, जो निर्दोष लोगों को मारा जा रहा है, उनको बचाने देश के प्रधानमंत्री जी को पहल करनी। देखिए, निर्दोष लोगों को मारा जा रहा है। हाल ही में बांग्लादेश में 2 व्यक्तियों की हत्या हुई है, तमाम आगजनी हो रही है, और भी लोग हैं। क्या कहेंगे, किस तरीके से देख रहे हैं जो बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है? हमारे हिंदू भाइयों पे बहुत जुल्म हो रहा है वहाँ पर, और हमारे यहाँ के प्रधानमंत्री को चाहिए कि आवाज़ उठावें।
माँ के हिंदुओं को बचाने के लिए। क्या कहेंगे आप? मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि इंदिरा गांधी जी ने बांग्लादेश को आज़ादी दी, आज वही बांग्लादेश हमारे हिंदुओं भाइयों का नरसंहार कर रहा है। मैं तो आज के देश के प्रधानमंत्री से इतना ही कहना चाहूँगा कि वो बांग्लादेश को हिंदुस्तान में मिलाने का कार्य करें, जिससे कि वहाँ की जनता, जो हिंदू जनता, बाकी जो मुस्लिम जनता, सब मिलके हमारे देश में आकर यहाँ के एम्प्लॉयमेंट वगैरह रोजगार जो उनको मिलेगा उनकी भी बढ़ोतरी होगी और वहाँ पर शांति स्थापित होगी। देखिए, बांग्लादेश को हिंदुस्तान में मिलाने का काम किया जाए। और भी लोग हैं, इनसे बात कर लेते हैं। आज विरोध प्रदर्शन देखा गया है आगरा में, आपके संगठन की तरफ से क्या कहेंगे? देखिए, आज जो है राम सेना जो है, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुज शिवरे जी हमारे भाई हैं, प्रवक्ता भी रहे हैं, तो आज इनके नेतृत्व में जो बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर, हिंदू भाइयों पर जो अत्याचार हो रहा है, उनकी हत्याएं हो रही हैं और साथ में उनके निर्दोष भाइयों को भी मारा जा रहा है। तो वहाँ के जो प्रधानमंत्री यूनुस हैं, तो मैं नहीं समझता कि वो वहाँ के प्रधानमंत्री हैं, वो वहाँ के पार्षद से भी ज़्यादा बदतर हालत होगी। क्योंकि जो आदमी अपने देश में रहकर अपने जो 4 रंग होते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, वो एक फूलों की तरह होता है जिसे गुलदस्ता कहा जाता है, जिसमें सारे फूल होते हैं। जब वो अपने फूलों को ही बिखरता हुआ देखेंगे तो बांग्लादेश कहाँ, वो बिखर जाएगा। और मैं चाहता हूं कि हमारे भारतीय जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं, वो मौन है, वो चाहें आगे आए और आगे हमारे जो अल्पसंख्यक हिंदू भाई हैं उनको वहां से लाने का काम करें और उनको बचाने का काम करें, आवाज़ उठाएं। अगर वो लोग आवाज़ नहीं उठाते तो राम सेना पूरे हिंदुस्तान में इसका आंदोलन करेगी, आवाज़ उठाएगी और जनता की आवाज़ को बुलंद करेगी जो बांग्लादेश में रह रहे हैं। राम सेना पूरे देश में आंदोलन करेगी। कुछ महिलाएं हैं, इनसे बात कर लेते हैं। आज विरोध प्रदर्शन किया गया है, क्या कहेंगी? देखिए, कुछ लोग और हैं, इनसे बात कर लेते हैं। क्या कहोगे, किस तरीके से विरोध प्रदर्शन रहा आज राम सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे बड़े भाई अनुज शिवरे, उन्होंने ये बांग्लादेश के प्रधानमंत्री यूनुस खान को एक चुनौती दी है कि आप सुधर जाएं और नहीं तो हिंदुओं पर अत्याचार बंद करें। यदि ऐसे ही चलता रहा तो हम अपनी सरकारी कड़ी निंदा करते हैं। सरकार को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। देखिए, सरकार को भी मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। आगरा की बात करें या समूचे भारत की बात करें, तो पूरे भारत में हिंदूवादी संगठन की बात करें या भारत के लोगों की बात करें, तो लगातार विरोध प्रदर्शन पूरे भारत में ही देखा जा रहा है। जिस तरीके से बांग्लादेश में जो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, आगजनी हो रही है, ऐसी घटनाओं को लेकर समूचे भारत में आक्रोश देखा जा रहा है। अपने सहयोगी उमर के साथ जीशान अहमद, इंडिया वॉइस, आगरा। फिलहाल जो है एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप कहीं ना जाए, बने रहे सिर्फ इंडिया वॉइस के साथ। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत। आगे बढ़ते हैं बाकी खबरों की ओर। आपको बता दें कि अरावली पर्वतमाला से जुड़े अहम मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से स्पष्टीकरण मांगा है और मौजूदा परिभाषा पर सवाल भी उठाए हैं। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा है कि वर्तमान परिभाषा से पर्यावरण संरक्षण का दायरा सीमित होता जा रहा है और कहीं ना कहीं आपको बता दें कोर्ट ने अब 20 नवंबर के आदेश पर रोक लगाते हुए कहा कि किसी भी फैसले से पहले निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच जरूरी है। इसके लिए हाई पावर्ड एक्सपर्ट्स कमेटी बनाने का प्रस्ताव रखा गया है, जिसमें डोमेन एक्सपर्ट्स शामिल होंगे। वहीं आपको बता दें कि अरावली पर्वतमाला को लेकर प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं और कई सारी चीजें भी फिलहाल सामने निकल के आ रही हैं, आपको दिखाते हैं। अरावली पहाड़ियों को लेकर के जो कंट्रोवर्सी पैदा हुई थी, मैं सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट का फैसले का स्वागत करता हूं कि उन्होंने पिछले फैसले को स्टे कर दिया है। जो महत्व मिला इस अरावली को लेकर के पूरी देश की और पूरे प्रदेशों की आम जनता के अंदर जो आक्रोश पैदा हुआ, लोग सड़कों पे आए, प्रदर्शन किए, एक मैसेज दिया कि इस फैसले को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे क्योंकि ये आने वाले फ्यूचर के लिए भी और वर्तमान स्थिति के लिए भी उचित नहीं है। ये अवसर है सरकार के लिए भी, केंद्र सरकार के लिए भी, मंत्री जी के लिए भी। मैंने पहले भी कहा था हमें इसमें कोई राजनीति नहीं करनी है। ये मेरा 5वां रिकॉर्डिंग है ये आपके सामने, और मैंने लगातार कहा कि हमें राजनीति नहीं करनी है, पर आपको खुद को अपना विचार बदलना पड़ेगा। जो आपने सरिस्का में जो फैसला करवाने का प्रयास किया था, उससे लोगों में बहुत, आपके खुद के ज़िले में जहाँ से अब चुनाव जीत के आते वहाँ बहुत आक्रोश है, क्योंकि माइनिंग शुरू हो जाएगी वहाँ पर। अरावली में जिस तरीके की सुप्रीम कोर्ट का फैसला विशेषज्ञों की समिति के आधार के ऊपर लिया गया था, उससे सरकार के फैसले और विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट के ऊपर पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है
और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पूर्व की गई टिप्पणियों पर भी रोक लगा दी गई है। इससे ये स्पष्ट है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को बहुत ही गंभीरता से लिया, जनता की आवाज को सुना, अरावली की पुकार को सुना और अरावली खनन माफियाओं के हवाले होने से बची है। आगे भी हम उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट अपना जनवरी में जो फैसला सुनाएगा वो जनता की भावनाओं के अनुरूप अरावली पर्वतमाला पूरी की पूरी सुरक्षित रहे, ये फैसला आएगा। दूसरा जो फैसला है कि उन्नाव में जो पूर्व बीजेपी विधायक जो जमानत मिली थी रेप के केस में, उसके ऊपर भी वापस स्थगन देकर के सुप्रीम कोर्ट ने न्याय दिया है। और मैं समझता हूं कि ऐसे जो व्यक्ति हैं जिनके ऊपर रेप के केस हों, उनकी जमानत को वापस रोक लगा करके सुप्रीम कोर्ट ने आम जन में न्याय के प्रति विश्वास पैदा किया है। आज सुप्रीम कोर्ट में बिल्कुल दूध का दूध पानी का पानी साबित हो गया। कुछ दिनों से पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव जी मुझ पर आरोप लगा रहे थे कि कांग्रेस पार्टी और खास तौर से अशोक गहलोत जी और मैं अरावली को लेकर राजनीति कर रहे हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि ये जो परिभाषा मोदी सरकार लगी हुई थी अरावली पर्वत और पर्वतमाला की परिभाषा बदलने में, कि ये कहने के लिए कि सिर्फ 100 मीटर की ऊंचाई के ऊपर पर्वतमाला माना जाएगा और जो छोटे छोटे पहाड़े हैं, छोटे छोटे टीला होता है, टेकरियां होती हैं, जो छोटे पहाड़ होते हैं, उसको अरावली की परिभाषा में नहीं शामिल किया जाएगा। हमने ये मुद्दा उठाया, मीडिया में भी उठा, कई अखबारों में, इंडियन एक्सप्रेस, राजस्थान पत्रिका, सभी और सारे सिविल सोसाइटी नागरिक संस्थाओं ने इस मुद्दे को, क्योंकि सब लोग चिंतित थे कि अरावली राजस्थान के लिए, दिल्ली के लिए, हरियाणा के लिए और गुजरात के लिए, खास इन 4 राज्यों के लिए, पर सारे भारतवर्ष के लिए एक हमारे भौगोलिक और प्राकृतिक धरोहर है ये, और इसको बिगाड़ने में लगे हुए थे। बचाने का कोई इरादा नहीं था, बेचने का इरादा था। आज अरावली पर्वतमाला के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हम स्वागत करते हैं। साथियों, जब भी जनहित के विरोधी फैसले होंगे तो हम पूरी ताकत से टकराएंगे। साथियों, हमारा दृढ़ संकल्प था और ये संघर्ष की शुरुआत थी। जब जब जनहित के विरुद्ध या विरोधी फैसले आएंगे, हम इसी ताकत के साथ लड़ेंगे। मोदी जी की और उनकी सरकार की जो गलत नीतियां थी, गलत सिद्धांत थे, पर्वतमाला को बेच के यहाँ वो खनन करना चाह रहे थे, जिसके विरुद्ध हम सब लोगों ने और कांग्रेस पार्टी ने इस लड़ाई की शुरुआत करी थी। उन सब लोगों को आज खूब खूब बधाई। और आने वाले साथियों समय में जब भी इस तरीके का कोई भी फैसला आएगा तो हम लोग उसका घोर विरोध करेंगे और मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे, इनकी ईंट से ईंट बजा देंगे। धन्यवाद साथियों। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि हापुड़ में शोषित क्रांति दल के कार्यकर्ताओं ने अंबेडकर तिराहे पर बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों के विरोध में यहां पर अपना प्रदर्शन जो है वो जाहिर किया और बांग्लादेश सरकार का यहां पर पुतला भी फूका है। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमला और उत्पीड़न की घटनाएं जो हैं वो हो रही हैं। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भी पुतला फूकने का प्रयास किया, जिससे पुलिस ने मौके पर रोक दिया और विफल कर दिया। कार्यकर्ताओं ने कहा कि वे मुस्लिम छात्रा का हिजाब हटाने की घटना को लेकर भी नीतीश कुमार से नाराज हैं। पुलिस ने मौके पर स्थिति को नियंत्रित रखा है। देखिए, आज यहाँ के बांग्लादेश के प्रधानमंत्री है मोहम्मद यूनुस, उनका तो पुतला फूका गया है, लेकिन प्रशासन द्वारा जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, उनका पुतला फूकने से लिए छीन लिया गया। ये प्रशासन द्वारा अब इनकी क्या साजिश है, क्या मंशा इनकी रही है, किस लिए हमें रोका गया है। लेकिन जो बांग्लादेश द्वारा उत्पीड़न किया जा रहा है, लगातार अल्पसंख्यक हिंदुओं पर दुराचार किया, उनको मारा जा रहा है, जिंदा जलाया जा रहा है, उनका तो पुतला इन्होंने आसानी से फूकने दिया। लेकिन जो बिहार के मुख्यमंत्री जी हैं, उनका पुतला फूकने से इन्होंने हमसे छीन लिया गया। अब प्रशासन क्या चाहता है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री, जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, वो किसी भी महिला का हिजाब क्यों हटा सकते हैं। महिलाओं का सम्मान हमारे लिए सर्वोपरि रहा है और सर्वोपरि रहेगा। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अलीगढ़ के रोरावर थाना क्षेत्र स्थित शाजमहल गली नंबर 3 में बंद मकान को अज्ञात चोरों ने निशाना बनाया है। चोरों ने मकान के ताले तोड़कर अंदर रखी अलमारी, लॉकर, आभूषण के डब्बे और पर्स खंगाल डाले। बताया जा रहा है कि मकान स्वामी सलमान खान अपने परिवार के साथ अजमेर शरीफ गया हुआ था। पड़ोसियों ने ताले टूटे देख तो सूचना दी, जिसके बाद मकान मालिक के पिता
और स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। मकान मालिक के लौटने के बाद यहां पर आपको बता दें कि चोरी से हुए नुकसान की सही आकलन हो सकेगी। औरैया पुलिस ने लूट की बड़ी घटना का खुलासा करते हुए मुठभेड़ के बाद 3 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। कार्रवाई के दौरान पुलिस पर फायरिंग की गई है, जिसके जवाब में 2 अभियुक्तों के पैर में गोली लगी है और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों ने 9 दिसंबर 2025 को एक घर में अकेली महिला को बंधक बनाकर करीब 3 लाख रुपए नगद और जेवरात लूटने की वारदात को अंजाम देकर स्वीकार भी किया था। पुलिस ने उनके कब्जे से नगद, सोना चांदी के आभूषण, अवैध तमंचे और कारतूस जब्त किए हैं। 9 दिसंबर 2025 को थाना औरैया कमनगर क्षेत्र में वादी अनूप तिवारी द्वारा ये सूचना दी गई कि उनके घर पे उनकी माताजी और उनका छोटा बच्चा जब अकेले थे तो 2 व्यक्ति घर में घुसे। उन्होंने माताजी को बंधक बनाया और घर में रखे जेवरात व कैश लेके चले गए। तत्काल सूचना प्राप्त होने पर मुकदमा पंजीकृत किया गया। सभी अधिकारियों द्वारा यहाँ पे घटनास्थल का निरीक्षण किया गया व घटना के सफल अनावरण के लिए SWAT सर्विलांस और स्थानीय थाने की टीमों का गठन किया गया। उन टीमों द्वारा तत्काल घटना के अनावरण के लिए लगभग 200 किलोमीटर तक CCTV कैमरे का अवलोकन किया गया। ऑपरेशन त्रिनेत्र के अंतर्गत लगे हुए कैमरों का इसमें बहुत सहयोग रहा। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन बाकी तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए आप बने रहें और देखते रहें सिर्फ इंडिया वॉइस। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।